नमस्कार दोस्तों। द बुक योगी चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस सफर पर निकल रहे हैं वो कोई आम सफर नहीं है। आज हम किसी किताब के पन्ने नहीं बल्कि इंसान की आत्मा के सबसे अंधेरे और सबसे रोशन कोनों को पलटने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचें। ऑफिस का स्ट्रेस, ट्रैफिक का शोर, भविष्य की चिंता, रिश्तों की उलझनें। कभी कभी इन सब के बीच में देर रात को या किसी शांत दोपहर में एक सवाल हमारे अंदर उठता है ना? एक बहुत गहरा और कभी कभी डरावना सवाल। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी इस जिंदगी का, मेरे होने का आखिर मतलब क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ इट ऑल? हम सब, चाहे हम नोएडा की किसी ऊंची इमारत में काम कर रहे हों या देश के किसी भी कोने में अपने सपनों के लिए लड़ रहे हों, हम सब अपने जीवन में एक अर्थ, एक मकसद, एक क्यों ढूंढ रहे हैं। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी और उसकी शिक्षाओं को जानेंगे जिसने इस क्यों का जवाब उस जगह खोजा था जहां जिंदगी का कोई मतलब बचा नहीं था। एक ऐसी जगह जो इंसानियत का सबसे घिनौना चेहरा थी, जिसे हम धरती का नर्क कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं महान ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल और उनकी अमर कृति मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की। इस किताब को समझने के लिए हमें पहले डॉक्टर फ्रैंकल को समझना होगा। कल्पना कीजिए, वियना के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की, जिसका अपना क्लिनिक है, जो दुनिया भर में लेक्चर देता है, जिसके पास एक प्यार करने वाली पत्नी है, इज्जतदार माता पिता हैं और एक सुनहरा भविष्य है। अब कल्पना कीजिए कि एक दिन उस इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका धर्म अलग था। ये किताब सिर्फ एक दर्दनाक कहानी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जांच है। डॉक्टर फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप को अपनी एक लैब बना लिया और उन्होंने ये अध्ययन किया कि जब इंसान अपनी अंतिम सीमाओं तक धकेल दिया जाता है, जब मौत हर पल सिर पर नाच रही होती है, तो उसके मन के अंदर क्या होता है? कौन सी चीज उसे जिंदा रखती है और कौन सी चीज उसे मरने देती है? यह सफर आसान नहीं होगा, यह आपको अंदर तक झकझोर सकता है। पर मेरा यकीन मानिए, जब हम इस सफर के अंत तक पहुंचेंगे तो हम जीवन को, पीड़ा को और उम्मीद को एक बिल्कुल नई नजर से देखना सीख चुके होंगे। तो चलिए, पूरी हिम्मत और खुले दिल के साथ इस असाधारण किताब के पहले हिस्से में कदम रखते हैं। पार्ट 1, एक्सपीरियंसेस इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अनुभव। ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से, लेकिन ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। ये मवेशियों को ढोने वाला एक डिब्बा था, जिसमें 80 से 100 इंसानों को जानवरों की तरह ठूस दिया गया था। कई दिनों का सफर था, बिना रोशनी, बिना हवा, बिना पानी और बिना जगह के। उस घुटन और अंधेरे में ट्रेन एक अनजान दिशा में बढ़ती जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। डिब्बे की एक छोटी सी दरार से जब किसी ने बाहर एक बोर्ड पर एक शब्द पढ़ा, तो पूरी बोगी में एक खौफनाक खामोशी छा गई। वो शब्द था ऑश्विट्स। जब ट्रेन रुकी और दरवाजे खुले, तो सामने जो नजारा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। ऊंची कंटीली तारे, सर्च लाइट्स और बंदूकें लिए एसएस के सैनिक, जो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे वो इंसानों से नहीं, किसी बेजबान झुंड से बात कर रहे हो। यहीं पर हुआ वो पहला और सबसे क्रूर सिलेक्शन। सभी कैदियों को 2 लाइनों में बांट दिया गया, मर्द और औरतें, और फिर एक एक करके उन्हें एक एसएस ऑफिसर के सामने से गुजरना था। वो ऑफिसर हर कैदी को सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए देखता और अपनी उंगली से एक आकस्मिक बेपरवाह इशारा करता, बाएं या दाएं। ये एक इशारा नहीं था, ये जीवन और मौत का फैसला था। जिसे बाएं भेजा गया वो सीधे गैस चेंबर की ओर चला गया, और जिसे दाएं भेजा गया उसे मजदूरी के नर्क में कुछ और दिन सांस लेने की मोहलत मिल गई। डॉक्टर फ्रैंकल को दाएं भेजा गया। उन्होंने अपनी पत्नी को दूसरी लाइन में जाते हुए देखा। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। उस एक इशारे ने, उस एक पल ने उनके पूरे परिवार को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। इस पहले सदमे के बाद कैदियों को एक और प्रक्रिया से गुजारा गया, जिसे फ्रैंकल अस्तित्व का नंगापन कहते हैं।
उनके पास जो कुछ भी था उनसे ले लिया गया। उनकी घड़ियां, तस्वीरें, खत, कपड़े, यहां तक कि शादी की अंगूठियां भी। फ्रैंकल ने उस अपनी पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट को बचाने की बहुत कोशिश की, जिसमें उनके जीवन भर का वैज्ञानिक काम था। उनकी लोगोथेरेपी की पहली किताब थी, पर उसे भी छीन कर आग में हवाले कर दिया गया। उस पल उन्हें लगा कि उनके जीवन का मकसद ही जलकर राख हो गया है। इसके बाद उनके सिर मुंडवा दिए गए, उनके पूरे शरीर के बाल साफ कर दिए गए, उन्हें बर्फीले पानी से नहलाया गया और फिर उन्हें चिथड़ों जैसे कैदियों के कपड़े पहनने को दिए गए, और अंत में उनके हाथ पर स्याही से नंबर गोद दिया गया। अब उनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई पेशा नहीं था। वो सिर्फ एक नंबर थे। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल अब थे कैदी नंबर 1,19,144। फ्रैंकल लिखते हैं कि इस भयानक सदमे की अवस्था में ज्यादातर कैदी एक तरह के अजीब से मानसिक कवच में चले जाते थे। वो एक तरह का मॉर्बिड ह्यूमर या वीभत्स मजाक करने लगते थे। जब वो बिल्कुल नंगे खड़े थे तब वो एक दूसरे को देखकर मजाक कर रहे थे कि देखो, हमारे पास अब खोने के लिए अपने इस नंगे सिवा की जीवन के सिवा और कुछ बचा नहीं है। ये एक तरह का दिमागी संतुलन बनाए रखने का एक हताश प्रयास था। इस पहली अवस्था में कैदी अक्सर आत्महत्या के बारे में सोचते थे, पर फ्रैंकल बताते हैं कि ऑश्विट्स में आत्महत्या की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जिंदा रहने की संभावनाएं इतनी कम थीं कि मौत तो वैसे भी निश्चित ही लगती थी। इसके बाद शुरू होती थी दूसरी और सबसे लंबी अवस्था, उदासीनता और भावनात्मक शून्यता की अवस्था, द फेज ऑफ एपैथी। जब शुरुआती सदमा खत्म हो जाता था तो कैदी एक गहरी उदासीनता में डूब जाता था। एपैथी यानी किसी भी चीज के प्रति कुछ भी महसूस न करना। ये एक जरूरी मानसिक कवच था। अगर आप हर रोज अपने आसपास हो रही क्रूरता, हर मौत, हर चीख को महसूस करने लगते तो आप पागल हो जाते। इसलिए मन अपनी भावनाओं के दरवाजे बंद कर लेता था। अब अपने किसी साथी की लाश को घिसटते हुए ले जाए जाते देखना एक आम बात थी। किसी को बेरहमी से पिटते हुए देखना अब दिल को नहीं दहलाता था। भावनाएं एक लग्जरी बन चुकी थीं, जिसे कोई भी कैदी अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिंदगी का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर सिमट गया था, सर्वाइवल, कैसे भी करके जिंदा रहना। कैदियों के सपने भी बदल गए थे। वो अब आज़ादी या अपने परिवार के सपने नहीं देखते थे। वो रोटी के एक टुकड़े का, एक गर्म सूप के कटोरे का या एक सिगरेट का सपना देखते थे। फ्रैंकल उस समय की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हर कैदी के अंदर अपने प्रियजनों की यादें एक सुरक्षित कोने में छिपी होती थीं, लेकिन वो अक्सर उस कोने में जाने से भी डरते थे, क्योंकि वर्तमान की क्रूर सच्चाई और अतीत की सुखद यादों के बीच का अंतर असहनीय था। लेकिन इसी भावनात्मक रेगिस्तान के बीचों बीच डॉक्टर फ्रैंकल ने उस रोशनी की खोज की जो इस किताब की आत्मा है। वो एक बेहद ठंडी सुबह अंधेरे में काम पर जाने के लिए मीलों पैदल चल रहे थे। उनके पैर जूतों के घावों से भरे थे। बर्फीली हवा उनके चीथड़ों जैसे कपड़ों के आर पार जा रही थी। उनके पीछे चल रहा एक दोस्त धीरे से फुसफुसाया, अगर हमारी पत्नियां हमें अभी इस हाल में देख सकतीं, काश उन्हें पता होता। इस एक वाक्य ने फ्रैंकल के दिमाग में एक स्विच ऑन कर दिया। उन्होंने अपनी कल्पना में अपनी पत्नी की छवि को देखना शुरू किया। वो उससे मन ही मन बातें करने लगे। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसका चेहरा, सब कुछ उनके सामने जिंदा उठा और उस एक पल में उन्हें एक ऐसा सत्य समझ आया जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से परे था। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम, लव, इंसान का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। उन्होंने जाना कि प्रेम का एहसास किसी की शारीरिक मौजूदगी का मोहताज नहीं है। एक इंसान जिसका दुनिया में सब कुछ लुट चुका हो, वो भी अपने अंदर अपने प्रियजन की छवि को जिंदा रखकर परमानंद को महसूस कर सकता है। और इसी विचार श्रृंखला में उन्हें वो एहसास हुआ जो लोगोथेरेपी का आधार बना। उन्होंने खुद से कहा कि ये सैनिक मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, ये मेरे शरीर को तकलीफ दे सकते हैं, मुझे भूखा रख सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो ये कभी नहीं छीन सकते, वो है मेरी आज़ादी। ये चुनने की आज़ादी कि मैं इस पीड़ा का सामना कैसे करूंगा, मैं अपनी गरिमा को टूटने दूंगा या उसे बनाए रखूंगा। ये चुनाव मेरा है। यही वो खोज थी, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स टू चूज वन्स एटीट्यूड।
उन्होंने देखा कि कैंप में एक ही परिस्थिति में रहते हुए कुछ लोग टूटकर जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे थे, अपनी रोटी का टुकड़ा चुराने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते थे, और वहीं कुछ लोग थे जो संतों की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा किसी ज्यादा बीमार कैदी को दे देते थे, किसी रोते हुए को सांत्वना के 2 शब्द कहते थे। फर्क उनकी परिस्थितियों का नहीं था, फर्क उनके आंतरिक चुनाव यानी इनर डिसीजन का था। और फिर आती है तीसरी अवस्था, आज़ादी के बाद का अनुभव, द फेज ऑफ लिबरेशन। सालों की इस यातना के बाद जब कैंप के गेट खुले और उन्हें बताया गया कि वो आज़ाद हैं, तो कोई खुशी की लहर नहीं दौड़ी। कैदियों ने धीरे धीरे डरते डरते बाहर कदम रखा। उन्हें आज़ादी पर यकीन ही नहीं हो रहा था, ये एक सपने जैसा था। उनका शरीर आज़ाद हो चुका था, पर उनकी आत्मा अब भी उन कंटीली तारों के पीछे कैद थी। भावनाओं को महसूस करने की क्षमता इतनी मर चुकी थी कि उन्हें खुशी महसूस करना भी सीखना पड़ रहा था। और जब वो वापस अपनी दुनिया में लौटे तो उन्हें एक और गहरी दर्द का सामना करना पड़ा, एक मोह भंग, एक डिसइल्यूजनमेंट। उनका घर अब उनका नहीं था, उनके परिवार के लोग मारे जा चुके थे और दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। जब वो अपनी कहानी सुनाते तो लोग या तो यकीन नहीं करते या फिर उथली हमदर्दी दिखाते हुए कहते, हाँ हम भी बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं। कोई भी उनके दर्द की गहराई को समझ नहीं सकता था। ये आज़ादी एक कड़वी सच्चाई लेकर आई थी कि पीड़ा सिर्फ कैंप के अंदर ही नहीं, वो बाहर भी उनका इंतजार कर रही थी। पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। ये हमें उस असहनीय पीड़ा की यात्रा पर ले जाता है, लेकिन हमें उस एक रोशनी की किरण भी दिखाता है जो किसी भी अंधेरे को भेद सकती है। और वो रोशनी है अर्थ खोजने और अपना नजरिया चुनने की हमारी अपनी शक्ति। इस गहरे अनुभव से डॉक्टर फ्रैंकल ने जो सिद्धांत बनाए और कैसे उन्होंने लाखों लोगों को जीवन का अर्थ खोजने में मदद की, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में, जहां हम लोगोथेरेपी को विस्तार से समझेंगे। पिछले पार्ट में हमने डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के साथ उस असहनीय पीड़ा की यात्रा की जिसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते हैं। हमने देखा कि कैसे इंसानियत के सबसे अंधेरे दौर में भी उन्होंने एक रोशनी की किरण खोज निकाली। ये किरण थी इंसान की वो आखिरी आज़ादी जो कहती है कि हम अपनी परिस्थितियों के प्रति अपना नजरिया चुनने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। हमने ये भी जाना कि जिनके पास जीने का कोई क्यों होता है, वो किसी भी कैसे को सह जाते हैं। लेकिन ये क्यों, ये अर्थ, ये मकसद आखिर है क्या? ये हमें मिलता कहाँ से है? और ये हमारी जिंदगी में इतनी शक्ति कैसे भर देता है? इन सवालों का जवाब है डॉक्टर फ्रैंकल का सबसे बड़ा तोहफा जो वो उस नर्क से दुनिया के लिए लेकर आए। ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, मनोविज्ञान की एक तीसरी वीनीज शाखा है जिसका नाम है लोगोथेरेपी। ये कोई भारी भरकम अकादमिक शब्द नहीं है, इसे बहुत सरलता से समझते हैं। ये शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लॉगोस से बना है, जिसका मतलब सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि अर्थ यानी मीनिंग भी होता है। तो लोगोथेरेपी का सीधे सा मतलब है अर्थ के द्वारा चिकित्सा, हीलिंग थ्रू मीनिंग। ये किताब का दूसरा भाग है जहां डॉक्टर फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक का कोट पहनकर हमें समझाते हैं कि इंसान का मन काम कैसे करता है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उस समय मनोविज्ञान की दुनिया पर 2 बहुत बड़े नामों का राज था, सिगमंड फ्रॉयड और एल्फ्रेड एडलर। फ्रॉयड का मानना था कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति, उसकी सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है खुशी की तलाश। हम हर काम इसलिए करते हैं ताकि हमें खुशी मिले और हम दर्द से बच सकें। एडलर का मानना था कि नहीं, इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा है शक्ति की तलाश, द विल टू पावर। हम सब दूसरों से बेहतर बनना चाहते हैं, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर फ्रैंकल उस नर्क में इंसानी आत्मा को नग्न अवस्था में देखने के बाद एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, खुशी और शक्ति ये दोनों मकसद के बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पर ये हमारी सबसे गहरी प्रेरणा नहीं है। उनकी सबसे गहरी, सबसे बुनियादी प्रेरणा है अर्थ की तलाश, द विल टू मीनिंग। हम इंसान होने के नाते हर पल अपने जीवन में एक मतलब, एक मकसद, एक उद्देश्य ढूंढ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा होना व्यर्थ नहीं है, हमारा दर्द, हमारी खुशी, हमारा संघर्ष, इन सब का कोई मतलब है। फ्रैंकल कहते हैं कि हम सिर्फ अपने अतीत यानी पास्ट के धक्कों से नहीं चलते, हम अपने फ्यूचर के खिंचाव से भी चलते हैं। हमारे फ्यूचर में एक मकसद हमारा इंतजार कर रहा होता है,
एक काम है जिसे सिर्फ हम ही कर सकते हैं। एक इंसान है जिसे सिर्फ हम ही प्यार कर सकते हैं। और वही अर्थ, वही मकसद हमें आज जीने की ताकत देता है। लेकिन क्या होता है जब ये अर्थ की इच्छा फ्रस्ट्रेट हो जाती है? जब इंसान को अपनी जिंदगी में कोई मतलब ही नजर नहीं आता, तब वो एक बहुत गहरे खालीपन में चला जाता है, जिसे फ्रैंकल एक बहुत ही मशहूर नाम देते हैं, अस्तित्व का शून्य, द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। क्या ये शब्द आपको कुछ जाना पहचाना सा लगता है? शायद आपने इसे खुद महसूस किया हो। आज की मॉडर्न दुनिया में, खासकर नोएडा जैसे शहरों में, जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, जहां हमारे पास मनोरंजन के 100 साधन हैं, सफलता के नए नए शिखर हैं, वहीं सबसे ज्यादा खालीपन भी है। ये अस्तित्व का शून्य तब महसूस होता है जब आपके पास जीने के लिए साधन तो बहुत होते हैं, पर जीने का कोई मकसद नहीं होता। ये अक्सर रविवार की दोपहर को या किसी छुट्टी के दिन सबसे ज्यादा हमला करता है, जब काम की व्यस्तता का कवच उतर जाता है और हम अपनी खाली आत्मा का सामना करते हैं। इस खालीपन को भरने के लिए लोग अक्सर पैसे, सेक्स, शराब या अंतहीन मनोरंजन के पीछे भागते हैं, पर यह खालीपन और गहरा होता जाता है। तो लोगोथेरेपी का काम इसी खालीपन को भरना है। यह हमें बताती है कि जीवन का अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई गुरु या कोई किताब आपको दे देगी। यह आपको खुद खोजना पड़ता है, यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ा सवाल, हम ये अर्थ खोजें कैसे? डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि इसके 3 मुख्य और स्पष्ट रास्ते हैं। पहला रास्ता है कोई काम करके या कुछ रचकर, बाय क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को एक मकसद देते हैं, दुनिया को कुछ देकर। ये कुछ देना कुछ भी हो सकता है, बड़ा या छोटा। या आपके काम में, आपके जुनून में, आपकी सेवा में छिपा हो सकता है। एक टीचर जो अपने छात्रों के मन में ज्ञान की प्यास जगा देती है, वो सिर्फ पढ़ा नहीं रही, वो भविष्य का निर्माण कर रही है। उसके जीवन का अर्थ उसके छात्रों की सफलता में है। एक आर्टिस्ट जो एक पेंटिंग बनाता है, वो दुनिया में एक नई सुंदरता रच रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो बेजुबान जानवरों की सेवा करता है, वो अपने काम में गहरा अर्थ खोज रहा है। खुद के डॉक्टर फ्रैंकल के लिए कैंप में जीने का सबसे बड़ा मकसद था अपनी उस वैज्ञानिक पांडुलिपि को फिर से लिखना। वो जानते थे कि लोगोथेरेपी का ये काम दुनिया में सिर्फ वही कर सकते हैं। ये उनका अद्वितीय यानी यूनिक मिशन था, और इसी मिशन ने उन्हें उन असहनीय परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से जीवित रखा। तो खुद से पूछिए, मेरा मिशन क्या है? वो कौन सा काम है जिसे करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं? वो कौन सी जिम्मेदारी है जो सिर्फ मेरा इंतजार कर रही है? दूसरा रास्ता है किसी चीज का अनुभव करके या किसी से प्रेम करके, बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन। ये रास्ता दुनिया से कुछ ग्रहण करने का है, अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता का अनुभव करने का। जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर प्रकृति की विशालता को महसूस करते हैं, जब कोई संगीत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब आप किसी बच्चे की निस्वार्थ हंसी को देखते हैं, उन क्षणों में आप जीवन के अर्थ का अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन इस रास्ते का शिखर, इसका सबसे पवित्र रूप है प्रेम, लव। फ्रैंकल बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि प्रेम का मतलब सिर्फ एक रोमांटिक भावना नहीं है। प्रेम किसी दूसरे इंसान की आत्मा की गहराई को छूने का एकमात्र तरीका है। जब आप किसी से सच में प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, आपका बच्चा हो या आपका दोस्त हो, तो आप सिर्फ उसके बाहरी रूप को नहीं देखते, आप उसके अंदर की अच्छाइयों को, उसकी संभावनाओं को, उसके उस सबसे अच्छे संस्करण को जो वो बन सकता है, देखते हैं। और जब आप किसी में इतना विश्वास करते हैं, तो आप उसे वो बनने में मदद भी करते हैं। प्रेम आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठाकर किसी और के लिए जीने का एक गहरा अर्थ देता है। यह आपको एहसास कराता है कि आपका होना किसी और के लिए कितना जरूरी है। और अब तीसरा, सबसे गहरा, सबसे मुश्किल और शायद सबसे शक्तिशाली रास्ता, अपरिहार्य पीड़ा के प्रति हमारा दृष्टिकोण। द एटीट्यूड वी टेक टुवर्ड्स अनअवॉइडेबल सफरिंग। ये लोगोथेरेपी का दिल है, वो खोज है जिसने इस किताब को अमर बना दिया है। फ्रैंकल एक बहुत साहसी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर जीवन का कोई अर्थ है, तो फिर पीड़ा का भी कोई अर्थ होना चाहिए। यह एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। फ्रैंकल किसी भी तरह की पीड़ा को महिमा मंडित नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हमें दुख में मजा लेना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर किसी दुख या पीड़ा को दूर किया जा सकता है, जैसे कोई बीमारी जिसका इलाज संभव है, तो उसे दूर करना ही आपकी जिम्मेदारी है।
लेकिन जब आप एक ऐसी पीड़ा का सामना करते हैं जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, एक अनअवॉइडेबल सफरिंग, जैसे किसी लाइलाज बीमारी का पता चलना, किसी प्रियजन की आकस्मिक मृत्यु या कोई ऐसी त्रासदी जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, उस क्षण में आपके पास जीवन का सबसे बड़ा अवसर होता है अपनी पीड़ा को एक उपलब्धि में बदलने का, अपने दुख को एक आंतरिक जीत में बदलने का। फ्रैंकल अपने क्लिनिक की एक सच्ची कहानी सुनाते हैं जो इस सिद्धांत को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। एक बहुत बुजुर्ग और सम्मानित डॉक्टर उनके पास आए। वो अपनी पत्नी की मृत्यु के 2 साल बाद भी गहरे डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिसे वो बहुत प्रेम करते थे। फ्रैंकल ने उनसे पूछा, डॉक्टर, अगर आप अपनी पत्नी से पहले मर जाते तो क्या होता? उसने तुरंत जवाब दिया, तो ये भयानक दुख उसे अकेले झेलना पड़ता। ये सोचकर ही मैं कांप जाता हूं। तब फ्रैंकल ने बहुत धीरे से और सम्मान से कहा, तो देखिए, वो ये दुख नहीं झेल रही है क्योंकि आप उसकी जगह यहां हैं। आपने उसे इस पीड़ा से बचा लिया है और अब आप जिंदा रहकर और उसके हिस्से का ये दुख सहकर उसके प्रेम की कीमत चुका रहे हैं। उस एक पल में उस कमरे की हवा बदल गई। उस बूढ़े डॉक्टर की आंखों में आंसू थे, पर अब वे सिर्फ लाचारी के आंसू नहीं थे। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ फ्रैंकल का हाथ थामा और चुपचाप चला गया। उसका दुख खत्म नहीं हुआ था, पर अब उसका दुख अर्थहीन नहीं था। अब उसका दर्द प्रेम के नाम पर किया गया एक महान बलिदान था। यही है पीड़ा को अर्थ देना। जब आप अपनी त्रासदी को इस नजरिए से देखते हैं तो आप एक लाचार शिकार नहीं रह जाते। आप एक ऐसे नायक बन जाते हैं जो अपनी पीड़ा को साहस और गरिमा के साथ स्वीकार करता है। तो लोगोथेरेपी हमें यही सिखाती है। यह हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। खुशी को कभी अपना लक्ष्य मत बनाओ। खुशी को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये तितली की तरह है, आप जितना इसके पीछे भागेंगे ये उतना ही उड़ेगी। लेकिन जब आप अपना ध्यान अपने जीवन के अर्थ को पूरा करने में लगाते हैं तो खुशी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में, एक सह उत्पाद के रूप में चुपके से आपके जीवन में आ जाती है। इसे फ्रैंकल कहते हैं, हैप्पीनेस मस्ट एंश्योर, इट कैनॉट बी परस्यूड। लेकिन अब आखिरी सवाल, अगर जीवन में दर्द, अपराध बोध और मृत्यु की ये भयानक सच्चाई मौजूद है, तो क्या आशावादी होना सिर्फ एक धोखा नहीं है? क्या हम सच में जिंदगी को हां कह सकते हैं? इसी अंतिम और सबसे जरूरी सवाल का जवाब डॉक्टर फ्रैंकल हमें देते हैं किताब के छोटे से पर सबसे शक्तिशाली आखिरी हिस्से में, द केस फॉर अ ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। हम सबने मिलकर एक मुश्किल यात्रा पूरी की है। पार्ट 1 में हमने ऑशविट्स के उस घोर अंधेरे को देखा जहां इंसानियत लगभग मर चुकी थी, पर हमने वहां डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के साथ इंसानी जज्बे की उस छोटी सी लौ को भी देखा जो कभी नहीं बुझे। पार्ट 2 में हमने उस लौ से निकले ज्ञान को समझा जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं। हमने जाना कि हमारी सबसे गहरी प्रेरणा अर्थ की तलाश है और ये अर्थ हमें काम करके, प्रेम करके या अपनी पीड़ा को एक गरिमापूर्ण नजरिए से सहकर मिलता है। लेकिन अब हम उस अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर आ पहुंचे हैं जो हर सोचने वाले इंसान के मन में उठता है। जब हमने ये जान लिया है कि जीवन में पीड़ा अनिवार्य है, अपराध बोध एक सच्चाई है और मृत्यु हमारा अंतिम सत्य है, तो इस ज्ञान के साथ जिया कैसे जाए? हम हर सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत कैसे जुटाएं? हम प्यार करने, सपने देखने और कुछ नया रचने का साहस कैसे करें, ये जानते हुए कि अंत में सब कुछ खत्म हो जाना है? क्या आशावादी होना, क्या ऑप्टिमिस्टिक होना सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है, एक नादानी है? इन्हीं सवालों का जवाब डॉक्टर फ्रैंकल हमें देते हैं किताब के इस अंतिम दार्शनिक हिस्से में, जिसका शीर्षक है द केस फॉर अ ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, यानी एक दुखद आशावाद का तर्क। सबसे पहले शब्द को समझिए, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी का बिल्कुल उल्टा है। ये वो झूठी उम्मीद नहीं है जो कहती है सब अच्छा है, चिंता मत करो। ये वो कोरा आशावाद नहीं है जो जीवन की कड़वी सच्चाइयों से मुंह फेर लेता है। नहीं, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म त्रासदी को, दर्द को, मौत को सीधी आंखों में देखकर उसकी सच्चाई को स्वीकार करके उसके बावजूद हां कहने का साहस है। ये वो उम्मीद है जो कहती है, हां जीवन में पीड़ा है पर मैं उसे एक मकसद दूंगा।
हाँ, मैंने गलतियां की हैं, पर मैं उनसे सीखकर एक बेहतर इंसान बनूंगा। हाँ, मृत्यु निश्चित है और इसीलिए मेरा हर पल कीमती है। ये उम्मीद किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक है। फ्रैंकल कहते हैं कि ये आशावाद हमें जीवन की उस दुखद तिकड़ी का सामना करने की शक्ति देता है जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। पीड़ा यानी पेन, अपराध बोध यानी गिल्ट और मृत्यु यानी डेथ। पहला, हम पीड़ा में अर्थ कैसे खोजें? हमने पार्ट 2 में इसे समझा था, पर आइए इसे और गहराई से जानते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि जब पीड़ा को टाला नहीं जा सकता, तो वो एक कच्चे पत्थर, एक अनगढ़ संगमरमर यानी मार्बल की तरह होती है। अपने आप में वो सिर्फ एक भारी, अर्थहीन बोझ है। लेकिन आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड एक मूर्तिकार की छेनी की तरह काम करता है। उसी अर्थहीन पत्थर से आप चाहें तो अपनी लाचारी और शिकायत की एक बदसूरत मूर्ति बना सकते हैं, या फिर उसी पत्थर को तराश कर साहस, गरिमा और इंसानी जज्बे की एक शानदार कलाकृति बना सकते हैं। पत्थर वही है, पीड़ा वही है, पर आपका चुनाव ये तय करता है कि आप एक लाचार शिकार बनेंगे या अपनी कहानी के नायक। जब आप अपनी पीड़ा को हिम्मत से सहते हैं, तो आप सिर्फ दर्द नहीं झेल रहे होते, आप दुनिया को ये दिखा रहे होते हैं कि इंसान की आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, और यही आपके दर्द को एक गहरा, सार्थक मकसद दे देता है। दूसरा, हम अपराध बोध में अर्थ कैसे खोजें? हम सब ने जीवन में गलतियां की हैं, हमने लोगों का दिल दुखाया है, हमने अपने वादे तोड़े हैं, हम अपने ही बनाए आदर्शों पर खरे नहीं उतरे हैं, और इसके बाद पैदा होता है अपराध बोध, एक भारीपन। लोगोथेरेपी कहती है कि अपराध बोध से भागो मत। ये आपका दुश्मन नहीं, आपका नैतिक दिशा सूचक यानी मॉरल कंपस है। ये वो दर्द है जो आपको तब महसूस होता है जब आप उस बेहतर इंसान से दूर चले जाते हैं जो आप बन सकते थे। जिस इंसान में अपराध बोध की भावना पूरी तरह मर जाए, वो इंसान नहीं, मनोरोगी यानी साइकोपैथ कहलाता है। तो अपराध बोध का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बदलाव का अवसर। आपका अपराध बोध आपको एक मौका दे रहा है। ये कह रहा है, रुको, देखो तुमने क्या किया है और इससे सीखो। इसका सार्थक जवाब 2 कदमों में है। पहला, जिम्मेदारी लेना। बहाने बनाने की बजाय ये स्वीकार करना कि हाँ, मैंने गलती की है। दूसरा, उस गलती को भविष्य के लिए ईंधन बनाना। ये तय करना कि आप इस अनुभव का इस्तेमाल एक ज्यादा समझदार, ज्यादा दयालु और ज्यादा जिम्मेदार इंसान बनने के लिए करेंगे। इस तरह आपकी सबसे बड़ी गलतियां भी आपके जीवन को एक नया और सकारात्मक अर्थ दे सकती हैं। और तीसरा, हम मृत्यु यानी डेथ में अर्थ कैसे खोजें? ये शायद सबसे गहरा सवाल है। अगर अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तो इस भाग दौड़ का, इस संघर्ष का, इस प्रेम का क्या मतलब? डॉक्टर फ्रैंकल यहां सोच को 180 डिग्री पर घुमा देते हैं। वो एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु जीवन को अर्थहीन नहीं बनाती, बल्कि मृत्यु ही है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। वो बस चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। क्या उस फिल्म का कोई भी सीन, कोई भी डायलॉग, कोई भी किरदार महत्वपूर्ण लगेगा? नहीं, क्योंकि कहानी कभी किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं रही है। एक फिल्म इसलिए सार्थक होती है क्योंकि उसका एक अंत होता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन इसलिए कीमती है क्योंकि ये नश्वर है, यानी ट्रांजिएंट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सांसों की, पलों की और अवसरों की एक सीमित संख्या है। ये सच्चाई हमें जिम्मेदार बनाती है। ये हमें हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए, अपने समय का सही इस्तेमाल करने के लिए और उन कामों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती है जो सच में मायने रखते हैं। डॉक्टर फ्रैंकल एक और खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हर अमल, हर काम जैसे ही पूरा होता है, वो अतीत में चला जाता है। पर वो सिर्फ गुजर नहीं जाता, वो सहेज लिया जाता है। आपने जो अच्छाई की है, जो प्रेम दिया है, जो साहस दिखाया है, वो सब अतीत के खजाने में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है, जहां उसे कोई छीन नहीं सकता। आपका जीवन आपके द्वारा सहेजे गए इन सार्थक पलों का एक स्मारक बन जाता है। तो इन सब सच्चाइयों के साथ हमें जीना कैसे है?
जवाब है जीवन को हाँ कहकर, बाय सेइंग यस टू लाइफ। इसकी संपूर्णता में, इसकी समग्रता में, इसके सुख, इसके दुख, इसकी धूप, इसकी छांव, सबके बावजूद इसे पूरी तरह से स्वीकार करके। डॉक्टर फ्रैंकल एक बहुत शक्तिशाली सुझाव देते हैं जो आज की दुनिया के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि अमेरिका के पूर्वी तट पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये बहुत अच्छा है, पर वो कहते हैं कि इसके पूरक के रूप में पश्चिमी तट पर एक स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी जिम्मेदारी की मूर्ति। क्योंकि आज़ादी कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। आज़ादी का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है अगर वो जिम्मेदारी के साथ ना आए। हमें ये चुनने की आज़ादी है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, पर यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उस अद्वितीय अर्थ यानी यूनिक मीनिंग को खोजें और उसे पूरा करें जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। आपकी आज़ादी जिम्मेदार बनने की आज़ादी है, और यही इस किताब का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है। हमें अपनी सोच में एक कोपर्निकन क्रांति लाने की जरूरत है। जैसे कोपर्निकस ने बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है, वैसे ही हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन का केंद्र हमारी अपनी इच्छाएं और उम्मीदें नहीं हैं। हमें जीवन से ये पूछना बंद करना होगा कि मुझे इस जिंदगी से क्या मिल सकता है, और इसके बजाय हमें खुद से ये पूछना शुरू करना होगा कि ये जिंदगी मुझसे क्या उम्मीद करती है। हर दिन, हर पल, हर चुनौती जिंदगी आपसे एक सवाल पूछ रही है। आपका बॉस आपको डांट रहा है, जिंदगी पूछ रही है तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। आपके सामने किसी की मदद करने का मौका है, जिंदगी पूछ रही है तुम क्या करोगे। आपका कोई सपना टूट गया है, जिंदगी पूछ रही है अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। आपका पूरा जीवन इन्हीं सवालों का एक जवाब है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का हमारा ये सफर आज यहां समाप्त होता है। हमने अंधेरे को देखा, हमने रोशनी को समझा, और अब हम जानते हैं कि वो रोशनी कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर ही है, हमारे चुनाव करने की शक्ति में और हमारे जिम्मेदार बनने के साहस में। इस गहरे और विचारशील सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अब जाइए और जिंदगी के सवालों का जवाब दीजिए, अपनी चुप्पी से नहीं, अपने डर से नहीं, बल्कि अपने कामों से, अपने प्रेम से और अपने साहस से। आप यहां किसी वजह से हैं, उस वजह को ढूंढिए और उसे पूरी शिद्दत से जिएं। धन्यवाद।